इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे मैं अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसकी मोटी मोटी बातें बताऊं, मोटी मोटी बातें, तो मोटी मोटी बातें ये हैं। कॉर्नोट साइकिल अगर आप नहीं भी समझें तो कोई समस्या नहीं है कॉर्नोट साइकिल में, लेकिन आपको एफिशिएंसी निकालने आना चाहिए, एफिशिएंसी आनी चाहिए, एफिशिएंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एफिशिएंसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए T2 माइनस T1 बाई T2 होता है। ई रिवर्सिबल प्रोसेस या ई रिवर्सिबल के लिए भी अप्लाई होगा Q1 प्लस Q2 बाई Q2 ये होता है। और वहां से हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन निकाली थी, समेशन ऑफ Q बाई T इज 0 रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए समेशन ऑफ Q बाई T इज लेस देन 0। ये पहले लेक्चर का था। इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बस आपको इतनी समझ में आनी चाहिए कि इफिशियंसी हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में जब सेकंड लॉ स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ Q बाई T शुड बी इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए Q बाई T लेस देन 0 होता है और Q बाई T ग्रेटर देन 0 होता है इस इम्पॉसिबल प्रोसेस के लिए। वहां से हमने एक इनइक्वालिटी की बात की थी जिसको हम क्लासियस इनइक्वालिटी की कहते हैं। हालांकि अगर नहीं पता है ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। एंट्रोपी दूसरा लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। एंट्रोपी आपको समझ में आनी चाहिए। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी रैंडमनेस होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस होता है। गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, कुछ कुछ चीजों की एंट्रोपी मैंने निकलवाई थी। रिएक्शंस की एंट्रोपी की बात की थी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। अंडे के बारे में बताया था, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर के बारे में बताया था मैंने, तो ये आपको आना चाहिए। तीसरी बात है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गांठ बांध के रख लेनी है आपको, कि एंट्रोपी कभी भी मेजर करेंगे तो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही मेजर करेंगे, हमेशा। यानी कि ds बराबर dq रिवर्सिबल बाई t होगा। ठीक है, सिस्टम के लिए, सिस्टम की एंट्रोपी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात मैंने ये बताई कि अगर रिवर्सिबल ट्रांसफर हो रहा है हीट का तो हमेशा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो फिर उसके बाद मैंने ये बताया आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप एंट्रोपी निकालना चाहते हैं, अगर किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप एंट्रोपी निकालना चाहते हैं, सो इन दैट केस, उस सिचुएशन में एक आपको प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ये वाला मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये वाला मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला डायग्राम। ए से बी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों इरिवर्सिबली हीट दिया है आपने, और इस प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक मान लेंगे कि एक इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ आपने क्रिएट कर दिया है और उसमें क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी आपने हीट दिया है। ठीक है, तो वहां से आप उसकी एंट्रोपी निकालेंगे, डेल्टा एस जो होता है एक स्टेट फंक्शन होता है, डेल्टा एस इज ए स्टेट फंक्शन, और इसलिए उस इमेजनरी पाथ की जो एंट्रोपी होगी वही उस इरिवर्सिबल पाथ की एंट्रोपी होगी। और इस तरह से आप किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी निकाल सकते हैं। यानी कि आपको इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ बनाना पड़ेगा। अब वो बनाएंगे कैसे, उसकी बात हम आज करने वाले हैं, आज कैलकुलेशन में करने वाले हैं। लेकिन कैलकुलेशन में हमारा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ। फिर से समझिएगा, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे। आपको जब कभी भी कैलकुलेट करना है सिस्टम की एंट्रोपी तो रिवर्सिबल पाथ के थ्रू ही करेंगे। तो अगर इरिवर्सिबल पाथ दिया गया है तो इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ आप क्रिएट करेंगे और वहां से आप अपना एंट्रोपी निकाल लेंगे। ठीक है, और वहां से डेल्टा एस एंट्रोपी बराबर डी क्यू, ये देखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, डी क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी डिवाइड बाई टी और इसका इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है।
अब फिर कल मैंने आपको फिर और स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी के बारे में बताया था, व्हाट इज एंट्रोपी एंड व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी। तो यहाँ से अगर आपको ये सब डेरिवेशन नहीं समझ में आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन बस इतना, ये लास्ट वाली बात ये जानिएगा कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और डेल्टा एस टोटल 0 हो जाए अगर, तो प्रोसेस जो होगा वो रिवर्सिबल होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, और ये स्टेटमेंट, तो ये कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात समझते हैं तो आप एंट्रोपी का कैलकुलेशन अब कर पाएंगे। तो चलिए जरा करते हैं एंट्रोपी का कैलकुलेशन। अब जो पढ़ाऊंगा उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब तक जो पढ़ाया था उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। दो तीन बातें, चीजों को बस समझिएगा जो आज मैंने बताई, अभी बताई जो, उस बात को एक बार फिर से समझिएगा, सुनिएगा, एक बार फिर से रिवीजन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस टोटल। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी हम दोनों प्रोसेसेस के लिए करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी बातें करेंगे हम, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी बातें करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। हाँ, ये बताया मैंने कि कैलकुलेट करते हैं आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा मैंने बताया, एक इमेजिनरी पाथ हम मानेंगे और वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने से पहले समझिएगा, जरा जरा समझिएगा। मैं डिवाइड करता हूं, यहाँ पे सपोज कीजिएगा दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों के लिए हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ा सा मैं बीच में ये कर दूं। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है डेल्टा एस सिस्टम, नॉट डेल्टा एस सिस्टम, इट इज डेल्टा एस टोटल। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अभी पढ़ा आपने, डेल्टा एस टोटल जो होगा ये 0 के बराबर होगा। और डेल्टा एस टोटल जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ, डेल्टा एस टोटल जो है वो 0 के बराबर होगा, विच इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडेड एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बताइएगा बात समझ में आई यहाँ तक। और यहाँ से आप डेल्टा एस सिस्टम, ये तो कोई समस्या नहीं है, ये हमारे लिए रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। बड़ा ही आसानी से हम इसके बारे में सारी बातें जानते हैं और ये भी हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बताइएगा यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी वही सराउंडिंग की भी एंट्रोपी होगी, बस नेगेटिव साइन होगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस बड़ा ही मजेदार है, तो थोड़ा सा इरिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, मान लीजिए ए से बी जा रहे हैं आप, ए से बी जा रहे हैं, और ए से बी आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। ए से बी आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें जो आपने हीट दिया है दैट इज क्यू इरिवर्सिबल है।
तो ये बताइए क्या सिस्टम की एंट्रोपी जो होगी डेल्टा एस सिस्टम, वो आप क्या क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या, बताइएगा जरा, बोलिएगा भाई जरा, ये लिख सकते हैं क्या, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बोलिए भाई जरा आप लोग, मेरी यस आवाज आ सर। सही है, करेक्ट है, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इस बात को, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी, लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्यों? इमेजिनरी रिवर्सिबल। बिल्कुल बिल्कुल, एक इमेजनरी पाथ बनाना पड़ेगा हमें, ये तो नहीं लिख सकते हैं भाई। ये तो मैंने आपको यही बात तो शुरू से समझाता रहा हूं, और आज मैंने अभी इसी बात को समझाया है, अभी इसी बात के बारे में मैंने बातें की हैं कि भैया आप क्यू इरिवर्सिबल बाई टी सिस्टम की एंट्रोपी निकालने के लिए नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है? ओके, बताइएगा जरा, नहीं लिख सकते हैं तो अब क्या करते हैं आप, वही मैंने बताया आपको, अब आप करेंगे क्या, तो एक इमेजनरी पाथ बताएंगे। ये जो लिखा है दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, लिख के काट दीजिएगा। लिख के काटने का मतलब मेरा ये है कि आप ये बात नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक इमेजनरी पाथ बनाएंगे ए गिव्स बी में, ठीक है? वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और एक इमेजनरी पाथ होगा, एक इमेजनरी पाथ होगा, ठीक है? उस पाथ में हीट कैसे देंगे और किस तरह से देंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बात को समझिएगा, ठीक है? ओके, तो यहां से आप सिस्टम की एंट्रोपी जो होगी डेल्टा एस सिस्टम, ये आप क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी बाई टी लिखेंगे। बोलिएगा यहां तक ठीक है, क्लियर यहां तक? ये तो बात हो गई सिस्टम की, ये तो बात हो गई सिस्टम की। अब थोड़ा सा सराउंडिंग के बारे में समझिएगा, बहुत ही मजेदार बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूं। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर कोई समस्या नहीं होगी आपको, एंट्रोपी को कैलकुलेट करने में कहीं भी आप चूक नहीं करेंगे, ठीक है? हर एक प्रोसेस को समझेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आपको समझ में आई बात, ये तो बात मैंने पहले भी बताई थी, ये बात तो पहले भी बताई थी, लेकिन अभी थोड़ा सराउंडिंग की बात कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, सराउंडिंग की थोड़ी बात कर लें हम। सराउंडिंग के लिए देखिएगा, ए ने, मान लीजिए एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जहां पे कोई प्रोसेस हुआ, ए से बी कुछ भी प्रोसेस हुआ, और इस प्रोसेस में सिस्टम ने सराउंडिंग को मान लीजिए, सराउंडिंग ने सिस्टम को मान लीजिए क्यू हीट दिया, या सिस्टम ने सराउंडिंग को, कुछ भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये मान लिया सिस्टम ने सराउंडिंग को क्यू हीट दिया, ठीक है? सिस्टम ने सराउंडिंग को क्यू हीट दिया, चूंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल था तो क्यू इरिवर्सिबल हीट दिया। हर एक बात को समझिएगा जरा ध्यान से, सिस्टम ने सराउंडिंग को क्यू इरिवर्सिबल हीट दिया, ठीक है? ओके, सराउंडिंग वही क्यू इरिवर्सिबल हीट ले रहा होगा, बताइएगा ले रहा होगा? भाई सिस्टम ने अगर हीट दिया तो सराउंडिंग ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, बताइएगा जरा, जरा बोलिएगा आप लोग, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। तो थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए बेटा, आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बना रहेगा कि आप लोगों को समझ में एक्चुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए बेटा,
क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो फिर से देखिएगा, ए से बी तक सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू गया है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम ने, ये आपका बॉक्स जो बनाया है ये सिस्टम है, और ये मान लीजिए आसपास का एनवायरनमेंट जो है ये सराउंडिंग है आपका। तो सिस्टम ने, चूंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू सिस्टम ने ए से बी में कन्वर्जन हुआ, तो सिस्टम ने क्यू हीट रिलीज की, सपोज कीजिए सराउंडिंग को दे दी। ठीक है, सिस्टम वो हीट इरिवर्सिबली सराउंडिंग को देगा, क्योंकि उसका प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अचानक से वो काम हो चुका है, अचानक से उसके अंदर से रिलीज हो गई है एनर्जी, अचानक से वो एनर्जी सराउंडिंग को दी जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या सराउंडिंग उस हीट को इरिवर्सिबली लेगा? नहीं, सराउंडिंग उस हीट को कभी भी इरिवर्सिबली ले नहीं सकता है। सराउंडिंग जब भी हीट एब्जॉर्ब करता है ना, हमेशा रिवर्सिबली एब्जॉर्ब करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, समझिएगा। सिस्टम भले ही अपने आप को इरिवर्सिबली रिवर्सिबली कैसे भी हीट दे सराउंडिंग को, या ले, सराउंडिंग जब भी हीट देगा या लेगा तो हमेशा वो हीट रिवर्सिबली होगा। समझ में आ रही है बात? सराउंडिंग कभी भी वो हीट लेगा तो वो हीट हमेशा रिवर्सिबली होगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आपने लकड़ी जलाई, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लकड़ी जलने से सिस्टम से सराउंडिंग को हीट मिली, ठीक है, लेकिन क्या वो लकड़ी जो जली और वो सराउंडिंग ने जो हीट लिया, क्या वो रिवर्सिबली लिया? नहीं, सॉरी, क्या वो इरिवर्सिबली लिया? नहीं। अगर इरिवर्सिबली लेता, इरिवर्सिबल प्रोसेस वन स्टेप प्रोसेस होते हैं। आप लकड़ी जलाते, जैसे ही जली उसकी जो हीट निकली वो सराउंडिंग ने तुरंत एब्जॉर्ब कर ली। तुरंत ऐसा होता है, तुरंत उस हीट को सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब कर दिया। और तुरंत उस हीट को सराउंडिंग ने अगर एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या आप थोड़ी सी दूरी पे खड़े होके, जो ठंडियों में कई बार आग सेकते हैं, क्या आपको उस गर्मी का एहसास होता? नहीं होता। अगर सराउंडिंग सिस्टम से इरिवर्सिबली हीट ले लेता, तो क्या उस हीट का, वो हीट आपको महसूस होती? क्या नहीं महसूस होती। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग ने तो हीट ले लिया, खत्म कहानी। और सराउंडिंग आपका इतना बड़ा होता है कि उस हीट के आ जाने से सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपको वो हीट महसूस नहीं होती। जब भी आप आग के पास खड़े होते हैं तो आपको वो हीट महसूस होती है। इसका मतलब जो सिस्टम से सराउंडिंग में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो धीरे धीरे होता है बेटा, धीरे धीरे। पहले जलाते हैं, आसपास का माहौल गर्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मली ठंडा होता है। कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप हीट देते हैं, जब भी आप सिस्टम से सराउंडिंग को हीट देते हैं, वो हीट भले ही आपने रिवर्सिबली दी हो, इरिवर्सिबली दी हो, सराउंडिंग उस हीट को हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ही लेगा। बोलिएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और एग्जांपल देता हूं, चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। एक और एग्जांपल से जरा समझिएगा इस बात को, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास खूब पैसे आ गए, ठीक है, खूब पैसे हैं मेरे पास, खूब पैसे हैं, खूब पैसे हैं, और लॉटरी लग गई, सपोज कीजिए मेरे पास खूब पैसे आ गए। और मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि यार चलो कुछ गरीबों को दान दे देते हैं। लेकिन वो भी मैंने सोचा यार स्टाइल से देंगे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसा देंगे कि लोगों को पता चले।
तो मैंने क्या किया, एक जगह पे कुछ भिखारियों को मैंने सपोज कीजिए खड़ा कर दिया, और यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ऊंचाई पे ऐसे खड़ा हो गया, मैं यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि यार चलो तुमको आज मैं पैसे देता हूं। तो एक एक नोट करके मैं गिरा रहा हूं, एक एक नोट करके, एक एक नोट, अचानक से एक साथ नहीं। ये प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, जरा बताइएगा। अगर मैं एक एक नोट ऐसे गिराऊं, धीरे धीरे काम कर रहा हूं, स्लोली स्लोली काम कर रहा हूं, प्रोसेस कैसा होगा, सर रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल होगा। और अगर रिवर्सिबल होगा तो वो जो भिखारी होंगे वो उस नोट को एक एक करके पकड़ते जाएंगे, जमीन पे गिरने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, है कि नहीं, बताइएगा जरा। ठीक है, क्लियर है, यस सर। ठीक है यहां तक, अच्छा, ओके। अब एक एक में बहुत पैसा है भाई मेरे पास, तो मैंने सोचा यार एक एक नोट करके मैं थक जाऊंगा। अब मैंने क्या किया, एक मेरे पास झोला था, उस झोले में रुपए भर भर के थे, वो झोला मैंने अचानक से गिरा दिया, झोला ही अचानक से ऐसे फेंक दिया, गड्डी गड्डी फेंक दिया ऐसे, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है, ई। इरिवर्सिबल। क्या मेरे गड्डी के फेंक देने से वो जो भिखारी होंगे क्या उस पैसे को तुरंत ले लेंगे, नहीं, बहुत सारा पैसा जमीन पे गिरेगा, बहुत सारा पैसा जमीन पे गिरेगा, बहुत सारा पैसा उनके हाथ में आएगा, बहुत सारा पैसा जमीन पे गिरेगा, ठीक है। एक एक नोट है, गड्डी नहीं है, मान लीजिए नोट है, ठीक है। एक एक नोट मतलब नोट भर भर के है, बोरे में भर के है, मैंने ऐसे नोट उछाल दिए। क्या वो उस हीट को, उस मनी को, क्या वो इरिवर्सिबली ले पाएंगे, जमीन पे गिरने देंगे क्या, जमीन पे ऑब्वियसली गिरेगा, ऑब्वियसली बहुत पैसा ऐसा बिखर बिखर जाएगा। और फिर भिखारी क्या करेंगे, एक एक पैसे को, एक एक पैसे को जल्दी 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 बीनेंगे, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा जरा, ठीक है। मैं हूं सिस्टम, ये है सराउंडिंग, और ये है हीट। एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सिस्टम कभी भी सराउंडिंग को हीट देगा, भले ही रिवर्सिबली दे, भले ही इरिवर्सिबली दे, सिस्टम को जो हीट मिलेगी हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ही मिलेगी। बताइएगा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सबको आई बात समझ में, कन्विंस हुए कि नहीं यस हुए। सर। हाँ, ये कन्विंस होना बड़ा ही जरूरी है आपको यहाँ पे, और ये बात दिमाग में रखिएगा, एग्जाम्पल्स ये वाले दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इस ये वाला दिमाग में रखिएगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, आप गैस पे दूध चढ़ाते हैं, तो उस गैस से जो हीट निकलता है, दैट इज अ सिस्टम, हीट निकल रहा है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है। क्या वो सारा का सारा हीट दूध एब्जॉर्ब कर ले रहा है जो बैठाया है आपने, नहीं। क्या तुरंत गर्म हो गया, नहीं। आपने तो तुरंत टेम्परेचर जीरो से, मान लीजिए 100 डिग्री, तो आराम से होगा, बहुत ज्यादा होगा टेम्परेचर, 300 400 500 होगा, तीन जीरो से 500 डिग्री तो आपने गैस का टेम्परेचर तुरंत कर दिया इरिवर्सिबली। क्या दूध का टेम्परेचर उसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू तुरंत गर्म हो गया, 0 से 500 पे चला गया, नहीं, नहीं गया। क्या कहना चाहता हूं मैं यहां से, कि भले ही गैस ने दूध को हीट दी इरिवर्सिबली, लेकिन दूध ने उस हीट को कैसे लिया, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू लिया, धीरे धीरे गर्म हुआ, अचानक से नहीं गर्म हो गया। बताइएगा जरा, बोलिएगा, बात समझ में आई। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे, आप इस तरह से सोचेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से बनेंगे, और आपको समझ में आएगा कि भले ही सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली, सराउंडिंग उस हीट को हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू लेगा। बताइएगा जरा, बात समझ में आई।
आई कि नहीं आई? हाँ सर। आ गई। बताइएगा, सभी लोग बोलिएगा, खबाले है कि नहीं? खबाले नहीं है लग रहा है। चितोले हाँ सर, आ गए समझ। आ गया समझ में? सायली हाँ सर। समझ में आ गया बेटा? जानवी, यस सर। जानवी यस सर। समझ में आया समझ ये आ बात? रहे हैं। हाँ। अक्षता, अक्षता नहीं है क्लास में। अक्षता, अदिति यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ रहे। ओके। तन्वी, यस सर। सारी बातें समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? कुछ भी कॉन्सेप्चुअली सर। कुछ भी पूछना है किसी को कि सर ऐसे नहीं ऐसे अगर होता तो? थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं आप लोग, समस्या ये है। क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा किया कीजिए आप लोग कि सर ऐसे नहीं ऐसे होता तो क्या होता, जरा बताइए, या ये होगा तो क्या होगा, बताइए। क्रॉस क्वेश्चनिंग आप लोग नहीं करते हैं। जो मैंने बोला आपने वो सुन लिया और समझ लिया। डाउट तो आने चाहिए, बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है कि डाउट आने चाहिए, ठीक है। सूरज बताइएगा, ये बात समझ में आई? यस सर। आ गया सब? ठीक है। चलिए, तो अब समझ में आ गई बात सबको, जैसा कि आप लोगों ने कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी बात को नोट करके मैं पहले लिखता हूं, इस बात को मैं नोट करके लिखता हूं पहले। हीट heat will be taken up by surrounding always always reversibly। हमेशा जो हीट सराउंडिंग लेता है, हमेशा वो हीट रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ही लेता है। इसका क्या मतलब निकलता है? सिस्टम के लिए तो प्रोसेस इरिवर्सिबल था, लेकिन सराउंडिंग के लिए वो प्रोसेस कौन सा था? रिवर्सिबल था, है कि नहीं? और अगर सराउंडिंग के लिए जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि फॉर सराउंडिंग क्यों रिवर्सिबल जो होगा, एक इमेजिनरी पाथ आपने बनाया था, क्या सराउंडिंग के लिए वो इमेजिनरी पाथ बनाने की जरूरत है? नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सराउंडिंग के लिए क्यू रिवर्सिबल बराबर क्यू इरिवर्सिबल होगा। यानी कि सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग कभी भी लिखते हो आप, डेल्टा एस सराउंडिंग, तो आप हमेशा क्यू इरिवर्सिबल बाई टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइएगा जरा। सराउंडिंग के लिए ये बात लिखनी में कोई समस्या तो नहीं है ना? सिस्टम के लिए इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। सिस्टम के लिए डेल्टा एस सिस्टम बराबर क्यू इरिवर्सिबल बाई टी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग के लिए तो ये बात आप लिख ही सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यानी कि इसी बात को मैं समराइज करूं, इसी बात को जो मैंने अभी तक बात कही वो मैं समराइज करने की कोशिश करूं, अगर मैं लिख दूं यहां पे प्रोसेस। दो तरह के प्रोसेस होंगे, एक प्रोसेस होगा रिवर्सिबल, दूसरा प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल।
फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम बराबर माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग होगा, और डेल्टा एस सिस्टम निकालने के लिए जो तरीका यूज करेंगे आप, दैट वुड बी, चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी करेंगे। सराउंडिंग के लिए आप क्या करेंगे? सराउंडिंग के लिए अगर ए से बी प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आप अगर सिस्टम निकालना होगा डेल्टा एस सिस्टम, तो उसके लिए क्यू रिवर्सिबल एक इमेजनरी पाथ बनाएंगे, डिवाइड बाय टी करेंगे सराउंडिंग सिस्टम के लिए। सराउंडिंग के लिए मेरे पास कोई समस्या नहीं है। सराउंडिंग की बात करें तो मैं, अच्छा देखिएगा यहाँ पे सिस्टम ने अगर सिस्टम को हीट मिला और उसको मैं पॉजिटिव कहता हूं, तो सराउंडिंग वाले को हीट को मैं नेगेटिव कहूंगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको सराउंडिंग को माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी लिख सकता हूं कि नहीं? और ये टी किसका होगा? सराउंडिंग का होगा। यहाँ पे टी किसका होगा? सिस्टम का होगा। लिख सकता हूं ये दोनों, ये फॉर्मूले ठीक हैं। अब बोलिएगा। हाँ सर। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? सराउंडिंग के लिए आपको ये बात खटकनी नहीं चाहिए, बाद में आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने तो कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ही आप हमेशा क्यू बाई टी लिखेंगे, क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। आपने यहाँ पे क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी सराउंडिंग के लिए लिख दिया, ये तो गलत बात है। ये बात में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपको बात बताई, बहुत ही टाइम लिया मैंने ये आपको कन्विंस करने में, और शायद कन्विंस किए भी मैंने कि सिस्टम कभी भी हीट देगा या लेगा सराउंडिंग से, तो भले ही खुद वो इरिवर्सिबली ले, लेकिन सिस्टम जब वो हीट दे रहा होगा या ले रहा होगा, वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू होगा। तो सराउंडिंग के लिए हम क्यू इरिवर्सिबल बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल के बराबर होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले देखते हैं। ये तो भाई हो गया, अगर Q और T दिया गया हो तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये सीधा सीधा दिया गया हो Q इतना हीट लिया इस टेम्परेचर पे, तो यहां से एंट्रोपी निकाल सकते हैं। लेकिन ये हर बार दिया नहीं जाता है आपको, चीजें इतनी आसान नहीं है। आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया जाता है और फिर कहा जाता है एंट्रोपी निकालिए। ठीक है, तो हम एंट्रोपी निकालेंगे फॉर एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। फॉर आइडियल गैस, अगर एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन हो रहा है आइडियल गैस में, तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए P1 V1 T1 है, कुछ एक स्टेट है, और उस स्टेट से आप चले गए हैं P2 V2 और T2 में। ये स्टेट में आप चले गए हैं, बताइएगा समझ में आई बात? फॉर एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ गैस के लिए सपोज कीजिए P1 V1 T1 से आप P2 V2 T2 पे चले गए हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी ds किसके बराबर होगा? dq रिवर्सिबल बाई t। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, प्रोसेस या तो रिवर्सिबल हो ये, या तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। ठीक है, ओके चलिए। प्रोसेस या तो रिवर्सिबल हो या तो इरिवर्सिबल हो, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो अप्लाई ही कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से du बराबर dq प्लस w होता है या dw होता है। और यहां से dq की बात करें तो dq आपका हो जाएगा du माइनस dw। क्योंकि हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चाहिए, तो इसको भी du को भी और dw को भी, दोनों को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। तो du को मैं क्या लिख सकता हूं? n cv dt
और डी डब्ल्यू को मैं माइनस पी डी वी लिखूंगा, और माइनस लिखूंगा और माइनस ऑलरेडी है तो वो प्लस पी डी वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइएगा, बोलिए जरा। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, अब ds किसके बराबर होगा, dq डिवाइड बाई टी, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं ncv dt अपॉन सॉरी प्लस pdv अपॉन टी, ये लिख सकता हूं। और मैं इसी चीज को इंटीग्रेट कर दूं, अब इंटीग्रेट कर दूं s1 से s2 के लिए, तो ये भी इंटीग्रेट होगा। t1 से अलग अलग इसको करना पड़ेगा, अलग अलग कर लेता हूं, इसको लिखूंगा ncv dt बाई टी, इंटीग्रेशन जो होगा t1 से t2 तक होगा, प्लस pdv बाई टी, इंटीग्रेशन v1 से v2 तक होगा। ठीक है, और ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप डेल्टा s आ जाएगा, s2 माइनस s1 विच इज डेल्टा s। डेल्टा s ये होगा, बोलिएगा जरा, बोलिएगा। हाँ सर। अच्छा, ओके। अब इसको तो मैं सीधे सीधे इंटीग्रेट कर सकता हूं, ncv ln t2 बाई t1, लिमिट रख के डायरेक्ट लिख दूं मैं, ncv ln t2 बाई t1 लिख दूं भाई। ठीक है, कोई समस्या नो सर। नहीं है। यहाँ पे p भी चेंज हो रहा है, p भी चेंज, p भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, p बाई टी को हटाने की कोशिश करेंगे। p बाई टी को क्या लिख सकता हूं मैं, आइडियल गैस के लिए pv इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो p बाई टी इज इक्वल्स टू एन आर बाई वी लिखेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन v1 से v2 एन आर बाई वी डी वी, लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और जब लिख देंगे तो देखिएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर, तो कांस्टेंट है, डीवी बाई वी आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन एल एन वी होगा, लिमिट रख देंगे तो एल एन वी टू बाई वी वन आ जाएगा, ये चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी, बोलिएगा, बताइएगा जरा। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई समस्या? चेंज इन एंट्रोपी का, अच्छा, यहीं से आप v2 बाई v1 को pv इक्वल्स टू nrt होता है, nrt, तो v2 बाई v1 को क्या लिख सकते हैं, t2 बाई t1 इंटू p1 बाई p2 लिख सकते हैं क्या, बोलिएगा भाई। p1 v1 बाई t1 बराबर p2 v2 बाई t2 होता है ना, तो वहां से v2 बाई v1 को t2 बाई t1 इंटू p1 बाई p2 लिख सकते हैं, बोलिए भाई जरा। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, p1 v1 यस। बाई t1 बराबर p2 p2 v2 बाई t2, तो v2 बाई v1 को t2 बाई t1 इंटू p1 बाई p2, सही है। तो v2 बाई v1 को जरा लिख दें हम, वही वही चीज। ठीक है, तो अब मैं डेल्टा s फिर से निकालता हूं, एक दूसरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ln t2 बाई t1 प्लस एन आर ln v2 बाई v1 को मैं लिख देता हूं t2 बाई t1 इंटू p1 बाई p2, ये अलग भी कर सकता हूं मैं, ln a इंटू बी बराबर ln a प्लस ln b, तो एन सी वी ln t2 बाई t1 प्लस एन आर ln t2 बाई t1 प्लस एन आर ln p1 बाई p2 लिख सकते हैं। इनको जरा जोड़ दीजिए, एन आर, एन कॉमन है, एल एन टी टू बाई टी वन कॉमन है, तो एन एल एन टी टू बाई टी वन
ब्रैकेट में आएगा CV प्लस R प्लस NR ln P1/P2 होगा। और यहां से देखेंगे तो CV प्लस R को आप CP लिख सकते हैं। दिस इज NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। दिस इज डेल्टा S। बोलिएगा जरा, कोई समस्या? बोलिएगा। बोलिए जरा, कोई समस्या किसी को? तो ये दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, दो फॉर्मूले डेल्टा एस को निकालने के लिए आ गए। ये फॉर्मूले तब अप्लाई होंगे, दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं अगर सिस्टम जो है P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में गया है कि नहीं? बोलिएगा। अभी तक मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बात नहीं की है मैंने, ये बात नहीं की है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा बताइएगा। अब जरा देखते हैं ये जो प्रोसेस है, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये किसके लिए अप्लाई होता है? क्या रिवर्सिबल के लिए अप्लाई होगा, क्या इरिवर्सिबल के लिए अप्लाई होगा, या दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है? ये जो दो फॉर्मूले मैंने ऊपर डिराइव किए हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा जरा, जरा इस बात को समझिएगा। मान लीजिए आपने ए से बी स्टेट था, ए से बी में गए हैं, और मान लीजिए भाई रिवर्सिबल के लिए तो अप्लाई होगा ही ना, रिवर्सिबल में तो कोई समस्या ही नहीं है, रिवर्सिबल के लिए तो अप्लाई होगा। हमें ये समझना है कि क्या ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है। इंटीग्रेशन करने का मतलब ही है आप हर चीज चेंज हो रही है, कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, हर चीज चेंज हो रही है, इसका मतलब प्रोसेस तो रिवर्सिबल है ना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं, समझिएगा जरा बात को, रिवर्सिबल के लिए तो अप्लाई होगा ही ये फॉर्मूला, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्या ये फॉर्मूला रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए भी अप्लाई होगा? तो मान लीजिए मैं उसी ए से बी में गया हूं और वो मैंने इरिवर्सिबल पाथ चुना है, P1 V1 T1 से P2 V2 और T2 तक आया हूं, मैं इरिवर्सिबली आया हूं, मैं रिवर्सिबली नहीं आया हूं। तो आप क्या करेंगे भाई? इरिवर्सिबल पाथ के लिए तो डायरेक्ट आप एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आप एक इमेजनरी पाथ बनाएंगे, इमेजनरी पाथ बनाएंगे, इमेजनरी पाथ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और वो इमेजनरी पाथ कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। और उस पाथ में जो एंट्रोपी का चेंज आएगा वही इरिवर्सिबल पाथ में चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बताइएगा, बोलिए भाई जरा जल्दी से बताइएगा। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाहता हूं मैं? P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक गया हूं मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एंट्रोपी नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक इमेजनरी पाथ बनाऊंगा जो कि रिवर्सिबल पाथ होगा। उस पाथ की जो एंट्रोपी चेंज होगी वही इस इरिवर्सिबल पाथ की एंट्रोपी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी चेंज तो एक स्टेट फंक्शन है। वो जो इमेजनरी रिवर्सिबल पाथ बनाऊंगा मैं, भाई रिवर्सिबल ही तो होगा ना, और रिवर्सिबल के लिए अगर रिवर्सिबल पाथ होगा तो उस रिवर्सिबल पाथ के लिए एंट्रोपी चेंज मैंने यहां पे अभी निकाला ही है। ये जो एंट्रोपी चेंज निकाला है रिवर्सिबल पाथ के लिए ही निकाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि आप P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक भले ही रिवर्सिबली गए हैं या इरिवर्सिबली गए हैं, सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो दोनों केसेस में बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी जरा बताइएगा, बोलिएगा भाई।
बताइएगा, बड़ी मजेदार बात बोल रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम के लिए आपने प्रोसेस रिवर्सिबली किया है या प्रोसेस इरिवर्सिबली किया है, जो एंट्रोपी का चेंज आपका आएगा वो यही होगा जो आपने इन दो फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि ये जो दो फॉर्मूले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने निकाला है। और अगर वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो आप एक इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे जो कि रिवर्सिबल होगा, और रिवर्सिबल के लिए हमने फॉर्मूला ये निकाला है। तो इस पाथ में जो एंट्रोपी चेंज होगी यही डेल्टा एस जो निकाला है वही होगी। तो अगर इस पाथ की डेल्टा एस है तो इस पाथ की भी डेल्टा एस ही होगी। यानी कि क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप सिस्टम की एंट्रोपी अगर निकालना है रिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाएं या इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू जाएं, एंट्रोपी में चेंज बराबर ही आएगा। इतना हुआ बनाया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिवर्सिबल कि भाई रिवर्सिबल के थ्रू ही निकाल सकते हैं, रिवर्सिबल क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगा। लेकिन अल्टीमेटली आके आपको क्या पता चल रहा है कि यार हम इरिवर्सिबली जाए या रिवर्सिबली जाए, जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो दोनों केसेस में बराबर होगा। यानी कि डेल्टा एस सिस्टम की बात करें अगर हम, ये सिस्टम की बातें चल रही हैं बेटा, सराउंडिंग की बात नहीं हो रही है, सराउंडिंग पे अभी हम नहीं आए हैं। सिस्टम के लिए प्रोसेस चाहे इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, एंट्रोपी में जो चेंज होगा सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज, वो किसके बराबर होगा? दोनों केसेस में इक्वल होगा। इज इट क्लियर? यानी कि दिए जो दो फॉर्मूले मैंने बताया ये एप्लीकेबल फॉर द above टू फॉर्मूला, the above two formula is applicable for both reversible and irreversible process. For calculation of delta S system, यानी कि डेल्टा एस सिस्टम की बात करें, आप प्रोसेस को रिवर्सिबली करें, प्रोसेस को इरिवर्सिबली करें। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं आपने, भले ही वो इरिवर्सिबल स्टेट इस इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू गए हैं, लेकिन एक इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे और वो इमेजिनरी रियल रिवर्सिबल पाथ की जब एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो यही तो आएगी ना भाई, अलग से कुछ थोड़ी आ जाएगी। बात समझ में आया? यानी कि सिस्टम के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस हो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, एंट्रोपी चेंज इक्वल रहती है। सराउंडिंग के लिए ये अलग अलग होगी, देखिएगा बताऊंगा, अभी सराउंडिंग का कैलकुलेट कराऊंगा। बोलिएगा जरा, समझ में आई बात? बोलिएगा जरा। यस यस सबको समझ में आया? यानी कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर सिस्टम, भले ही इरिवर्सिबल प्रोसेस कह रहा है, आप क्या मान लेंगे कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है और वहां से एंट्रोपी निकाल लेंगे। एंट्रोपी निकालने के लिए आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, सिस्टम की एंट्रोपी निकालने के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। कोई भी प्रोसेस हो, हमें उससे नहीं मतलब है, हम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस चलिए, ओके। यानी कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले क्या हैं मैं एक बार फिर से लिख दूं, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर डेल्टा एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, बार बार मैं ये बातें कर रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जरा सा समझिएगा इस बात को
कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये रिवर्सिबल के लिए भी अप्लाई होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी अप्लाई होंगे, सिस्टम के लिए, नॉट फॉर सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिए अलग कहानी है, सराउंडिंग की कहानी अलग होगी। सिस्टम की अगर एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो आपको फिक्र ही नहीं करनी है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि फिर से मैं बताने की कोशिश करूं तो अगर आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस से P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक गए हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, तो एक इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे, उसकी एंट्रोपी निकालेंगे और उसकी जो एंट्रोपी होगी वो वही इस इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी होगी। उस रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी तो अभी हमने निकाली है, तो वो जो वही जो एंट्रोपी होगी वही इस इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी होगी। ठीक है, क्लियर है? यानी कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर, फिर से लिख रहा हूं, एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इज इट क्लियर? बोलिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए यहीं से थोड़ा सा 2-3 प्रोसेसेस की और बात कर ले, छोटा छोटा थोड़ा बातें कर ले, डिटेल में हम बातें करेंगे, लेकिन एक मैं मान ले रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस, यहीं से तुरंत निकल जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस है अगर, उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी, आइसोबारिक के लिए क्या होगी, आइसोबारिक के लिए क्या होगी, और आइसोथर्मल के लिए क्या होगी, जरा यहीं से निकाल लेते हैं भाई। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में V1 बराबर V2 होता है, डेल्टा V 0 होता है। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V बराबर 0, यानी कि V1 बराबर V2 ऊपर वाले फॉर्मूले में V1 बराबर V2 रख दीजिए तो वो पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, NCP ln T2 बाई T1, डेल्टा S किसके बराबर आ जाएगा, NCV ln T2 बाई T1, ये आएगा कि नहीं आएगा, जरा बता दीजिए। तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा P0 होता है, डेल्टा P0 का मतलब P1 बराबर P2, इस वाले फॉर्मूले में P1 बराबर P2 रख दीजिए तो ये खत्म, ये आ जाएगा NCP ln T2 N डेल्टा S बराबर NCP ln T2 बाई T1 होगा। तीसरा प्रोसेस डेल्टा T बराबर 0, यानी कि T1 बराबर T2। अब T1 T2 तो दोनों फॉर्मूले में आ रहा है, तो दोनों फॉर्मूले में T1 T2 0 रख देंगे तो दो फॉर्मूले बनेंगे डेल्टा S के, क्या, या तो डेल्टा S का फॉर्मूला बनेगा NR ln V2 बाई V1, या फिर NR ln P1 बाई P2। होगा कि नहीं होगा, जरा बता दीजिएगा, होगा कि नहीं होगा। बोलिए जरा। हाँ सर। ये फॉर्मूले किसको क्या निकालने के लिए, एंट्रोपी निकालने के लिए। किसकी एंट्रोपी, सिस्टम की। सराउंडिंग की बातें अभी नहीं की है मैंने, आपसे जब पूछा जाता है तो सिस्टम भी पूछा जाता है, सराउंडिंग भी पूछा जाता है। तो सिस्टम की एंट्रोपी फॉर आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड फॉर इफ P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में जा रहा है, यानी कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस भी हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में गए हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला ऊपर वाला। और याद करना भी फॉर्मूले को बड़ा आसान है, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। अगर V2 बाई V1 लिखा है तो CV रखिए, P1 बाई P2 रखा है तो CP रखिए, बस फॉर्मूला एक जैसा है, फॉर्मूला दोनों एक जैसा है, तो याद करना मुश्किल काम नहीं है। क्लियर? बोलिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी को कुछ भी पूछना है? नहीं पूछना है, चलिए अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पूछना है। तो अब हम तीनों प्रोसेसेस के, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और इवन चौथा प्रोसेस आएगा एडियाबेटिक,
एडियाबेटिक के लिए सिस्टम की तो निकाल चुके हैं, सराउंडिंग की भी अब निकालेंगे। तो एक एक करके जरा हम देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। उसमें रिवर्सिबल भी आएगा, इरिवर्सिबल भी आएगा, उसके लिए भी देख लेंगे। चलिए तो थोड़ा सा आप डिटेल में बात कर लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इफ इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस देन डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, NCV ln T2 बाई T1 होगा, होगा कि नहीं। और ये सिस्टम के लिए है, सिस्टम के लिए है, यानी कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा। फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम का तो कोई समस्या ही नहीं रहा। अब सिस्टम की एंट्रोपी चेंज तो हम कभी भी निकाल सकते हैं। अब सराउंडिंग की निकालते हैं। सराउंडिंग की एंट्रोपी बदलेगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी अलग अलग होगी इन केस ऑफ रिवर्सिबल। मान लीजिए प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल, मान लीजिए वो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस है। और मान लीजिए एक ले लेता हूं इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, ठीक है, दोनों के लिए निकालने की कोशिश करता हूं। फॉर रिवर्सिबल आइसोकोरिक समझिएगा जरा इस बात को, डेल्टा एस किसके बराबर होता है, टोटल रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल 0 के बराबर होता है। मतलब डेल्टा एस सिस्टम जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, और डेल्टा एस सिस्टम ये निकाल लिया है तो सराउंडिंग का भी निकल गया, माइनस CV ln T2 बाई T1। बोलिएगा जरा, निकल जाएगा, नीचे लिख देता हूं इसको, बोलिएगा जरा, बताइएगा, समझ में आई बात, बराबर माइनस NCV ln T2 बाई T1। बोलिएगा जरा, इज इट क्लियर, बोलिए जरा, समझ में आ गई। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी होगी मैग्नीट्यूड वाइज सराउंडिंग की भी चेंज इन एंट्रोपी वही होगी, बस नेगेटिव में होगी क्योंकि टोटल 0 के बराबर होता है। तो ये तो रिवर्सिबल के लिए कोई समस्या नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी इक्वल नहीं होगी। सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी इक्वल नहीं होगी, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं होगी। तो क्या होगी, डेल्टा एस सिस्टम तो हमने निकाल लिया है, डेल्टा एस सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस NCV ln T2 बाई T1 होगा, ये तो समस्या नहीं है। डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करें तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो उसके लिए माइनस Q इरिवर्सिबल डिवाइड बाई T सराउंडिंग होगा। क्या ये बात बताई थी मैंने, बताया था कि आपने सिस्टम से सराउंडिंग को हीट दिया है, भले ही वो आपने रिवर्सिबली दिया है इरिवर्सिबली दिया है, सराउंडिंग उस हीट को हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ही लेगा। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू लेगा तो क्यू रिवर्सिबल की जगह क्यू इरिवर्सिबल हम सराउंडिंग के लिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा। ठीक है, यहां तक ये लिख सकता हूं ना भाई। अच्छा, उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जानते हैं डेल्टा U बराबर Q माइनस पी dV होता है। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस dV 0 होगा, यानी कि Q इरिवर्सिबल फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस किसके बराबर होगा, डेल्टा U के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए, बोलिएगा जरा। हाँ सर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा U बराबर Q प्लस W या DQ प्लस W, ठीक है, या फिर
W को आप माइनस पी डी वी लिख सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो dV जीरो होगा, dV जीरो यानी कि PdV पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि Q डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। यानी कि Q इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू भी गए हैं तो Q इरिवर्सिबल डेल्टा U के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे आप फॉर्मूले में डेल्टा S सराउंडिंग को माइनस ऑफ डेल्टा U डिवाइड बाई T सराउंडिंग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका होगा आपका, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, बोलिएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, डेल्टा एस सराउंडिंग इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। और डेल्टा यू बराबर आप एनसीवी dt भी लिख सकते हैं, एनसीवी T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, जो भी है आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे या क्वेश्चन में दिया जाएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन में दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी इस पे, अभी एक क्वेश्चन इस पे कराऊंगा अभी, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बोलिएगा। ठीक है यहां तक, क्लियर। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना आपने सीख लिया, सीख लिया। चलिए तब सीख लिया तो अच्छी बात है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखा कि देखते हैं कितना सीखा आपने। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए याद है ना, सीपी की वैल्यू वाज टेकन थ्रू आइसोकोरिक हीटिंग, थ्रू आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक हीटिंग कर रहे हैं फ्रॉम 100 केल्विन टू 1000 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल। पहला है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, सब कुछ पूछ लिया गया है इसमें। दूसरा है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जरा जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए सब, और जल्दी से मुझे निकाल के बता दीजिए कि क्या होगा, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम आगे बढ़े, जल्दी से निकालिएगा, जरा जल्दी जल्दी ट्राई कीजिएगा।
हो रहा है क्वेश्चन, हुआ कि नहीं हुआ? मैं करूं? चलिए भाई, पहले डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। एन क्या था? एन, हाँ, डेल्टा एस सिस्टम एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, ये था ना, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो एन एक है, सीवी की वैल्यू क्या होती है मोनोएटॉमिक के लिए? बताएगा भाई कोई? सर 1.5 आर। 1.5 आर, 3/2 आर इंटू एल एन को लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.303 इंटू लॉग T2 यानी कि 1000 डिवाइड बाई 100। ये log 10 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? यानी कि ये आ जाएगा 3/2 इंटू आर की वैल्यू 2 मान लें, कैलोरी में निकाल लेते हैं, 2 मान लेते हैं एंड 2.303, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 7 के आसपास आ जाएगा। बोलिएगा, ठीक है? 7 कैलोरी डेल्टा एस सिस्टम आएगा, बोलिएगा। यस सर। अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात कर रहा है तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के लिए सेम होता है, मैग्नीट्यूड का अंतर होता है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग -7 कैलोरी हो जाएगा और डेल्टा एस टोटल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कितना होगा? 0। 0। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आया? अच्छा, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो था फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस था, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था ये। अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इन दैट केस डेल्टा एस सिस्टम तो 7 के बराबर ही होगा भाई, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सिस्टम का तो वही रहता है ना? डेल्टा एस सराउंडिंग बदलेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग को आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ डेल्टा यू अपॉन टी सराउंडिंग। बोलिएगा, और डेल्टा यू निकाल सकते हैं आप, कितना आएगा डेल्टा यू? माइनस एन सी वी T2 माइनस T1, यही आएगा ना, यस सर। अपॉन टी सराउंडिंग। कितना होगा? -1 इंटू सी वी की वैल्यू होगी 1.5 आर इंटू T2 माइनस T1, कितना होगा? 900। होगा कि नहीं होगा? T2 माइनस T1 कितना आएगा? 900 आएगा ना? हाँ, 1000 से इतना, और T2 टी सराउंडिंग कितना है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दिया है तो 100 से 1000 गया है, तो 1000 जो होगा आपका वो टी सराउंडिंग हो जाएगा। सो 1000 इज द टी सराउंडिंग। ये कितना आ गया? 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 15 9 135 माइनस 135 1.35 आएगा क्या? हाँ, यस सर। 0.135 आएगा। 1.35 आर। 1.35 इंटू 2 मान लीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 2.7 कैलोरी, है कि नहीं? आएगा। और डेल्टा हाँ एस सर। कितना आ जाएगा? 7 कैलोरी माइनस 2.7 कैलोरी, ये आ जाएगा आपका 7 में से 2 घटाया 5, 4.3 कैलोरी। बताइएगा, कैलोरी पर, सॉरी कैलोरी नहीं होती है ये, कैलोरी पर केल्विन होता है।
पर केल्विन होता है, इसकी यूनिट बाई टी है ना, तो कैलोरी पर केल्विन होता है भाई, बार बार हम कैलोरी लिख रहे हैं, कैलोरी पर केल्विन होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? बोलिएगा, समझ में आई बात? यस सर। प्रोसेस समझ में आ गया? चलिए, आइसोकोरिक समझ में आ गया, थोड़ा सा टाइम है, आइसोबोरिक बारिक भी समझ सकते हैं, थोड़ी सी क्लास हमारी लेट हुई थी। चलिए, तो आइसोबारिक थोड़ा सा देख लेते हैं, देख ले आइसोबारिक प्रोसेस, इसी के जैसा है, कुछ अलग नहीं है आइसोबारिक प्रोसेस में। और आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा एस सिस्टम अभी हमने निकाला था, NCP ln P1 बाई P2 आएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए वैलिड है कि नहीं? ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए वैलिड है, बताइएगा, है कि नहीं है? मिट नहीं रहा, चलिए। ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए वैलिड है ना भाई? है कि नहीं है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अच्छा, अब से सराउंडिंग की बात करनी है। फॉर सराउंडिंग क्या होगा, मैं मान लेता हूं यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों का सम 0 के बराबर होता है, और अगर दोनों का सम 0 के बराबर होता है, अगर डेल्टा एस सिस्टम आपका NCP ln P1 बाई P2 है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होगा, -NCP ln P1 बाई P2 के बराबर होगा। अरे यार, मैंने सही लिखा है ना? P1 बाई P2 नहीं होता है यार यहाँ पे, आप लोग P2 बोलते बाई हैं P2 बाई P1 होता है, आप लोग बोलते भी नहीं है, ये होता है T2 बाई T1। T2 होता है ना, क्यों भाई? T2 होता है ना भैया, ठीक है। और डेल्टा एस टोटल किसके बराबर होगा इस केस में? 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए जरा जल्दी से। इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो तो वही होगा, NCP ln T2 बाई T1। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या लिखेंगे, -Q इरिवर्सिबल डिवाइड बाई T। और आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ, जैसे वहां पे डेल्टा U लिखा था, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेल्टा H लिखेंगे, बोलिएगा। और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपको डेल्टा S टोटल मिल जाएगा, ठीक है। डेल्टा S टोटल जो होगा यहाँ पे, डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर होगा। बताइएगा जरा, ठीक है, क्लियर है, बातें ठीक है यहां तक? मैंने सही लिखा है, कुछ गलती हुई है? बोलिए। अरे यार कट गया, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ मिनट, ओपन करता हूं। बोलिएगा जरा, ठीक है हाँ यहां सर। तक? कोई कंफ्यूजन? चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन होगा। टाइम हो गया है मैं मान रहा हूं, लेकिन जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाइएटॉमिक गैस
was heated at a constant pressure of 1 atm to double its temperature. ठीक है, if initial temperature of gas was 27 डिग्री सेंटीग्रेड, then calculate क्या, सेम क्वेश्चन, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल, ये निकालना है। पहला है अगेन रिवर्सिबल प्रोसेस में, दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। बोलिएगा बात समझ में आती है? अच्छा, टी सराउंडिंग कह रहा है यहाँ पे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में टी सराउंडिंग की वैल्यू दी गई है 600 केल्विन, ये दिया गया है। बोलिएगा कर लेंगे, कर लेंगे भाई, बताइए जरा। कर लेंगे भाई, ठीक है? यस सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, टाइम भी हो गया है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आइसोथर्मल, और दूसरा एडियाबेटिक। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस में हम बात करेंगे एंट्रोपी का चेंज कैसे होता है, और फिर और भी कुछ बातें करेंगे आगे चल के, अगली क्लास में होगा। और अब एंट्रोपी खत्म हो गया है, अब हम गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ भी बढ़ेंगे। एंट्रोपी के बारे में हमने ऑलमोस्ट किया है, थोड़ा सा बाकी है, और उसके बाद एंट्रोपी पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।